नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद जिला अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। जैसे ही चंद्रशेखर अस्पताल के बाहर जमा अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, वैसे ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भारी संख्या में फोर्स अस्पताल के बाहर तैनात थी। साथ ही आपको बता दें, भारी फोर्स के साथ चंद्रशेखर घर के लिए रवाना हुए। साथ ही आपको बता दें कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 3 तारीख को सहारनपुर में महापंचायत होगी। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की है। साथ ही हमलावरों पर NSA लगाने की मांग की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कई सौगातें दी हैं। जहां अपने मौजूदा कार्यकाल के 5 बजटों में हर तबके की सहूलियत बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुए। आपको बता दें, इनमें चाहे महंगाई राहत कैंपों की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, शिक्षा की हो या अन्य किसी भी क्षेत्र की, तो वहीं अब मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि फिर खुलेगा पिटारा, चमकेगा नया सितारा। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश वासियों को फिर से गहलोत सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिल सकती है। अंबाला के कैंट फुटबॉल चौक पर आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। सीटी क्वालिफाई और लंबित मूर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव निर्मल सिंह मोहड़ा मौजूद रहे। वहीं आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव निर्मल सिंह मोहड़ा ने कहा कि सभी सीईटी के परीक्षार्थियों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम करमहिया के पास पुलिस और एसडीओ की टीम में मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जहां पकड़ा गया आरोपी निचलौल नगर के एक बैंक शाखा के लूट में शामिल था। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आरोपी के पास से नकदी, एक देशी तमंचा और बाइक बरामद कर ली गई है। ललितपुर में हर्षोल्लास से ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है, जहां ईदगाह सहित बाकी मस्जिदों में ईद की नमाज को अदा किया गया। आपको बता दें, झमाझम बारिश के बीच नमाज अदा की गई। तो वहीं ईदगाह में नमाज के बाद अमन और चैन की दुआ मांगी गई। साथ ही दुआओं के साथ मुकम्मल को भी नमाज पढ़ी गई है। तो वहीं ईदगाह के शहर पेश इमाम हाफिज मुमीन साहब ने नमाज अदा कराई। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई। दरअसल बाइक सवार 2 लोग बरेली के आंवला से शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाईपास की बताई जा रही है। अगली खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि आपको बता दें, आधा दर्जन युवकों ने घर में घुसकर युवक को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि दबंगों ने पुराने विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बीती रात 2 किशोरों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना उस वक्त बताई जा रही है जब वे अपने घर से लगभग 200 मीटर दूर शौच करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान किसी ने दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया। सूचना पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। वहीं परिजनों ने गांव में के एक युवक पर हत्या का शक जाहिर किया है।
हरदोई में जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे पिता पुत्र हमले में घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घायल युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के गांव दानपुर का बताया जा रहा है। अंबाला में बरसात का सीजन की शुरुआत होते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। एक सप्ताह पहले 20 रुपए प्रति किलो के भाव बिकने वाला टमाटर अब खुदरा बाजार में 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मंडी में थोक रेट पर टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल चटनागेश्वर इलाके के चंबल नदी में एक युवक का शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने युवक के दोस्त पीयूष को हिरासत में लिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। रायबरेली के पूरे भोपाल सिंह गांव में 4 करोड़ की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि एक हफ्ते में सड़क उखड़ने लगी है। बरेली के मीरगंज क्षेत्र में बुधवार रात नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार चाचा भतीजे की मौके पर मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बकरीद की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के मुताबिक मीरगंज के सिंधौली चौराहे पर बरेली की तरफ से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। ललितपुर के थाना मेहरौनी ग्राम टेनगा में फेरी करके बाइक से वापस घर लौट रहे सोना चांदी के कारोबारी के साथ रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। लूट के दौरान बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें बाल बच गया। इसके बाद बदमाशों ने तमंचे की बट से कारोबारी के सिर पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया, जिसमें 6 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी और 60,000 रुपए नगद थे। लखनऊ के 11 रूट पर ई रिक्शा चलाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। बुधवार को आरटीओ, नगर निगम, जिला प्रशासन और कारोबारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवाल ने बताया कि 29 जून से प्रतिबंधित रूट पर ई रिक्शा नहीं चलना चाहिए। शहर में पहले से 11 रूट पर ई रिक्शा का संचालन बंद है, लेकिन विभागों की मिलीभगत से इनका संचालन लगातार होते रहता है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। अब इसको लेकर जिला प्रशासन और बाकी विभागों ने सख्ती बरतने की मांग की है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया कस्बे के अरिहान मोहल्ले का एक मामला सामने आया है, जहां पर देर रात युवक की हत्या कर दी गई और हत्या के मचे शोर से घटनास्थल पर पहुंची पुलिस फोर्स ने तुरंत जांच पड़ताल में जुट गई। जहां तक कि सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। यूसीसी को लेकर देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच यूपी में विपक्षी दल इससे दूरी बनाते हुए देखा जा रहा है। जहां एक तरफ 24 से पहले राम मंदिर का मुद्दा गूंज रहा है, तो वहीं तरफ यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सूबे के सबसे बड़े विपक्षी दल सपा के पास क्या यूसीसी का तोड़ है? रिपोर्ट देखिए। पहले राम मंदिर और अब यूसीसी का ऐलान। सवाल ये कि क्या यूपी की सियासत पर अब इन 2 बड़े मुद्दों का असर पड़ने वाला है? भव्य राम मंदिर तेजी से बनकर तैयार हो रहा है।
और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुखिया सीएम योगी मंचों से यूसीसी का जिक्र खुले तौर पर कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आम चुनाव को अब 10 महीने बाकी हैं। मगर इस महीने की 2 घटनाओं ने अगले कुछ दिनों के लिए इस पर होने वाली सियासत की पिच तैयार कर दी है, जिसका असर यूपी की सियासत पर दिखना तय है। जहां एक तरफ अखिलेश विपक्षी एकता के गीत गुनगुनाने के लिए पटना में सियासी सुरताल करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार यूसीसी के जरिए सियासी हथियार तैयार कर रही है। क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जोरदार तरीके से वकालत करके ये साफ संकेत दे दिया कि यूसीसी के मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ खड़ी है, मगर विपक्ष के साथ साथ अखिलेश यादव वाली सपा के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। सवाल ये कि क्या सपा यूसीसी का समर्थन करेगी या फिर नहीं, क्योंकि राजनीति के पंडित मानते हैं यूसीसी का समर्थन मतलब मुसलमानों की नाराजगी मोल लेने का खतरा। यानी अखिलेश के लिए MY मतलब यादव मुस्लिम फैक्टर पर असर ये फैसला डालेगा। जाहिर है अब अगले कुछ दिनों तक इन्हीं 2 मुद्दों पर ताबड़तोड़ सियासी बल्लेबाजी होगी और जबरदस्त माइंड गेम चलेगा। भले ही पीएम मोदी ने साफ शब्दों में यूसीसी की वकालत की हो, लेकिन ये कब और कैसे लागू होगा इस पर चर्चाएं चल रही हैं। कहने वाले कहते हैं कि पूरे देश की सियासत के साथ साथ सबसे ज्यादा असर इस मुद्दे का यूपी की सियासत पर पड़ना तय है। बात सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की ही नहीं, बल्कि बसपा प्रमुख मायावती की भी है कि क्या वो यूसीसी के मसले पर बीजेपी के साथ खड़ी होंगी या फिर नहीं। जहां एक तरफ पटना में विपक्षी एकता के वक्त भावनात्मक मुद्दों को इग्नोर करके अपने ठोस मुद्दों पर ही टिके रहने की रणनीति विपक्ष ने बनाई थी, मगर आम आदमी पार्टी ने यूसीसी को सपोर्ट करने की घोषणा करके सारे के सारे अरमानों पर विपक्ष के लिए पानी फेर दिया। मगर यूसीसी के मुद्दे के आगे अब कौन कौन सा मुद्दा टिक पाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर यूसीसी का, सियासत की पिच पर पूरे देश में इस वक्त यूपी के मुखिया सीएम योगी से अच्छा बल्लेबाज कोई और दिखता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया में छपी खबरों पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया है। सरकार से जुड़ी कितनी खबरें छपी हैं, कितनी खबरें सरकार के खिलाफ हैं, इन सब की मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए की जाएगी। अधिकारियों को खबरों की मॉनिटरिंग और उन्हें पोर्टल के डैशबोर्ड पर अंकित करने पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया है। रिपोर्ट देखिए। तो क्या वाकई में हेमंत सरकार प्रिंट मीडिया पर छपने वाली खबरों पर निगरानी रखने के लिए पोर्टल के जरिए कोई सियासी संदेश दे रही है, या फिर विपक्ष बेवजह सरकार के इस कदम को तुगलकी फरमान साबित करने में जुटा है? जी, झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल बनाने का फैसला लिया है, जो प्रिंट मीडिया में क्या खबर छपेंगी इसकी निगरानी करेगा। बाकायदा खबर यह है कि इस पोर्टल को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया में छपने वाली खबरों पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल बनाने का फैसला लिया, तो विपक्ष में बैठी बीजेपी को सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। बीजेपी हेमंत की सरकार पर तोहमत मढ़ रही है कि हेमंत सरकार के खिलाफ कौन कितनी खबरें छाप रहा, और इन सभी पर पोर्टल के जरिए नजर रखी जाएगी। खबरों पर नजर रखने और उन्हें पोर्टल के डैशबोर्ड पर अंकित करने के लिए अधिकारियों को तैयार भी किया जा रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी ने क्या ट्वीट किया। मरांडी ने लिखा कि अखबारों में क्या छप रहा, झारखंड सरकार इसकी भी मॉनिटरिंग करेगी। इस संबंध में बाकायदा आदेश निकाला गया है। इतिहास में शायद ये पहली बार ही हो रहा होगा जनता के प्रवक्ता को
नजरबंद करने की खतरनाक कोशिश। चौथे स्तंभ को सरकारी निगरानी में रखना लोकतंत्र को बंधक बनाना है। इस निर्णय में पुरजोर विरोध करता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने ऐसी सरकारों के लिए लिखा था, खींचो ना कमान को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने सरकार का विरोध किया है। बीजेपी नेता प्रतुल शाह ने भी ट्वीट करके सरकार पर कटाक्ष किया और लिखा कि ये होता है अघोषित आपातकाल। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे आग्रह है कि तुरंत इस मॉनिटरिंग पोर्टल को बंद करें। ये मीडिया की स्वतंत्रता की सीधा आगत है। अगर मीडिया सरकार को शीशा नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? अनुचित दबाव मीडिया पर ना डालें। तो क्या हेमंत सरकार की मंशा कलम को कूचने की है या फिर फेक न्यूज पर बंदिश लगाने की? नीति और नियत को लेकर झारखंड में सियासत भरपूर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सियासी फेरबदल हुआ है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 के चुनाव के 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी है। आखिर इस फेरबदल के मायने कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस में चिंतन के दौर के बाद पहला निर्णय तो बहुत छोटा निर्णय था, दूसरा निर्णय बड़ा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। चुनाव सर पर है और माना जा रहा है कि 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो बाकी के 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाकर क्या बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। वहीं कांग्रेस के नेता इस फैसले को लेकर हाईकमान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और बीजेपी के कटाक्ष को सियासी खींच बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खींच इससे प्रदर्शित हो रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है, उसके कारण कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो गई। पार्टी नेतृत्व समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग अलग अलग रूप में करता है। निश्चित तौर पे श्री टी.एस. सिंहदेव जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं
और उनके उप मुख्यमंत्री बनने से पार्टी और मजबूत होगी और हमारी जो चुनावी संभावनाएं हैं, विशेष तौर पे जो कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित लिया है कि अब की बात 75 पार, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमें और आसानी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो लगातार टी.एस. सिंहदेव को लेकर अनर्गल बयानबाजी करती थी, टी.एस. सिंहदेव ने तो भारतीय जनता पार्टी की पोल को खोल के रख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भाजपा में आने का ऑफर दिया था, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी खुददारी और कांग्रेस के प्रति उनका समर्पण था कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हुए सियासी फेरबदल का असर सूबे की सियासत पर क्या होगा, ये तो सवाल है ही, मगर उससे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के घर के भीतर इस फैसले का क्या असर होगा, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।